अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग रमज़ान में जो हैं वो चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ हमारे पूरे हो गए थे और आज जो है हमने चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ का आगाज़ किया है। तो इसी तरीके से हम एमसीक्यूज़ करते रहेंगे और जो आपका सिलेबस रह गया था पीछे फ़िज़िकल क्लासेस में, वो ईद के बाद अगर रेज्यूम नहीं हुई फ़िज़िकल क्लासेस तो इंशाल्लाह फिर जो है हम उनको शुरू कर देंगे। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन एज वी डिस्कस बिफोर के अंदर रमज़ान में जो है वो एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करने थे। तो चैप्टर 11 के अपनों ने होपफुली आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 12 के देखेंगे एमसीक्यूज़ तो क्या नहीं देखेंगे, की पॉइंट्स देखेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, चैप्टर नंबर 12 पता है आप लोगों को, पढ़ चुके हैं, याद भी है आप लोगों को। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, पहली चीज़ हमारे पास है चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, कह रहे हैं अ चार्ज पार्टिकल इज़ वन विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज पार्टिकल व्हेन ब्रॉट क्लोज टू इट। अ चार्ज पार्टिकल कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, आपको एक बात पता है कि चार्ज हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, कि जब आप किसी दूसरे चार्ज के इसको करीब लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक चार्ज में जो है वो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं, और आपको पता है हम फॉर्मूला लगाते थे Q इक्वल टू एन ई वाला, कि एक चार्ज में जो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हम करेंगे भी इसी स्लाइड के अंदर आगे जाके काम ये। तो आप याद रखिए कि चार्ज क्या होता है, जब भी किसी चार्ज एक ऐसा पार्टिकल है कि जब भी दूसरे चार्ज के करीब लाया जाएगा तो हमेशा क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ठीक है, और हमेशा उसमें इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आपसे कि यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है, कि हम जानते हैं कि Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला, तो करंट की डायमेंशन भी आई होती है और टाइम की पता है आपको T होती है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, Q इक्वल टू आई टी बन गई डायमेंशन भी हमारे पास चार्ज की। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं कि चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला। जब भी आपको किसी पार्टिकल पे चार्ज निकालने हैं तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। सही है, फिर कह रहे हैं आपसे कि बच्चों द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इस, कैसे निकालते हैं 1 कूलम चार्ज पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि क्या फॉर्मूला हमारे पास था, कि हम हमेशा क्या करते हैं कि 1 कूलम चार्ज है तो Q की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्स होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कूलम चार्ज में हमेशा 6.25 एक्सपोनेंशियल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं चार्ज इज प्रोड्यूस इन अ पार्टिकल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, हमें डिस्कस की थी। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हम किसी भी पार्टिकल पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद ये चार्ज का टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 4-5 बातें याद रखनी है आपने, क्या कि चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम में, डायमेंशन क्या है, आईटी है, किसी भी पार्टिकल पर चार्ज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Q इक्वल टू एनी से एक कूलम चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 एक्सपोनेंशियल 18 होते हैं। चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, फिर आइए कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ क्या कहता है हमें, कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा कोई भी स्टूडेंट है यहाँ से चीज़ों को याद करने की कोशिश ना करे, बेसिकली ये की पॉइंट्स हैं, ये समराइजिंग चैप्टर 12 है। ठीक है, तो या नोट्स डिफरेंट चीज़ है और ये मैंने जो है समराइज़ किया चैप्टर को एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट बनाने हो या चीज़ें नॉलेज के लिए हासिल करनी तो आपके लिए ये आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए बेसिकली की पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें पता है कूलम लॉ क्या होता है कि 2 चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितने ज़्यादा हाई चार्जेस होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, जितना कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी कम आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। चार्जेस जितना ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स जो है वो स्क्वायर टाइम कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो स्क्वायर टाइम जो है वो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स हम क्या कहते हैं कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के। ठीक है, फिर आइए फर्दर चीज़ों के बाद कूलम्स लॉ की। हमें पता है कि जब एयर होता है मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। और K की वैल्यू क्या होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में पास K की वैल्यू है। सर अगर एयर ना हो चार्जेस के दरमियान मीडियम, और अगर हमारे पास वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, तब फॉर्मूला क्या बनेगा एफ का? ये पूरा सवाल हमने किया था, याद होगा आपको, हमने चैप्टर का आगाज़ ही यहीं से किया था बेसिकली, ठीक है। तो जब हमारे पास फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, बेसिकली ये बताता है, ये नेचर बताती है हमारे पास फ्री स्पेस की, ठीक है। तो 8.85 एक्सपोनेंशियल -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली ये जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये K की वैल्यू है फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। बाकी आप फॉर्मूला देख रहे हैं, सेम फॉर्मूला है। अगर सर इस फ्री स्पेस ना हो, हम डायलैक्ट्रिक कर दें, कोई इंसुलेटर रख देंगे दरमियान, तब क्या बनेगा हमारे पास? फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हमारे पास क्या होता है कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर बेसिकली क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज़ नो यूनिट। हमेशा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। फोर्स डिक्रीजेस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डायलैक्ट्रिक मीडियम। देखें, जब आपने डायलैक्ट्रिक मीडियम अपने यूज़ कर लिया ना बीच में, तो हमेशा दो चार्जेस के दरमियान फोर्स डिक्रीज होगी, ठीक है। कैसी होगी? फोर्स डिक्रीज होगी, क्योंकि बीच में क्या आ गई? इंसुलेशन आ गई हमारे पास अब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? नेक्स्ट स्लाइड में 2 पॉइंट्स नोट करने हैं आपने। वो क्या? वो कह रहे हैं फोर्स इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, साथ साथ क्या करना पड़ेगा? तो हमें चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है फोर्स डिक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आप क्या करें? फोर्स को अगर कम करना चाहते हैं, तो डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि जनाब आप क्या कर लें कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बढ़ा दीजिए और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो है वो कम कर दीजिए। आपके पास जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये क्या होती है? ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको पता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आप सलाहियत, काबिलियत मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ही होता है सलाहियत, कैपेबिलिटी होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की आप स्ट्रेंथ मालूम करना चाहें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज विच द फील्ड एग्जैक्ट्स एट अ पॉइंट। ठीक है, एक चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है, ये भी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज विच द फील्ड एग्जैक्ट्स एट अ पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला बनेगा E = F/Q, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम और इसके अलावा वोल्ट पर मीटर। हमने ये मालूम भी किया था कि हमारे पास दोनों फॉर्मूले जो हैं वो बराबर होते हैं, न्यूटन पर कूलम भी और वोल्ट पर मीटर भी, दोनों यूनिट जो है हमने डेरिवेशन की थी छोटी सी एक, ठीक है। तो चलिए आगे फिर कह रहे हैं आपसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास। आपको पता है कि हमने फॉर्मूला लगाया E = F/Q और F का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 Q²/R², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सही है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इस F की जगह पर, इस F की जगह पर जब मैं रख दूंगा, ये F की जगह पर मैं रख दूंगा क्या, हमारे पास F की वैल्यू 1/4πε0 Q²/R², नीचे भी एक Q मौजूद है, ठीक है। एक Q से एक Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास E का, E = 1/4πε0 Q/R², ये बन गया फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं तुमसे, फिर कह रहे हैं कि फॉर डायलैक्ट्रिक मीडियम, डायलैक्ट्रिक मीडियम में ε0 की जगह क्या आ जाएगा, εr आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो E = 1/4πε0 εr Q/R² इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है हमारा कि जनाब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिक चार्जेस
मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात, लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू अ नेगेटिव चार्ज। आपको बताया था कि मैंने हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इस पे जो टेंजेंट होगा, मतलब कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो टेंजेंट डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसके यूँ कह लें आसान लफ्ज़ों में कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के टेंजेंट होती है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, यानी कि जो चार्ज बॉडी की सरफेस है, जो चार्ज बॉडी है, यूँ समझिए ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस उस पर परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, हमेशा कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आपसे, फिर कह रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब दे आर एक्सपेंड लेटरली, और एक्सपेंड करती हैं लेटरली, फैलती हैं लेटरली। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, ये बात याद रखिएगा, सही है। अच्छा उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी नहीं करेंगी। ठीक है, अगर आपके पास बेशुमार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वो एक भी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती किसी दूसरे से। अगला पॉइंट कह रहे हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में जो है जा रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो हमेशा एक दूसरे से क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और यही वजह है कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो। ठीक है जनाब, फिर कह रहे हैं आपसे कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोसीडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट विद ईच अदर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, एक जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव और दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब उलट पोलैरिटी डिफरेंट कर दी, अब अट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगी और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगी हमेशा। ठीक है जनाब, उसके बाद कह रहे हैं द लाइन ऑफ फोर्सेज इन इमेजनरी बट द फील्ड इट रिप्रेजेंट इज रियल। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्सेज होती नहीं है, हम ये इमेजिनेशन करते हैं कि एक तरफ से चार्ज ट्रैवल करके जा रहा है दूसरी तरफ। ठीक है, तो हमारी इमेजिनेशन होती है बेसिकली, लेकिन जिस फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रही होती है वो फील्ड जो है वो रियल होती है। ठीक है, अच्छा जनाब, अगला पॉइंट, देयर आर नो लाइंस ऑफ फोर्सेज इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई लाइंस ऑफ फोर्सेज नहीं होती, कंडक्टर के बाहर होती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के बाहर ही फील्ड होती है, अंदर फील्ड नहीं होती कंडक्टर के। जनाब फिर बात करें तो हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द टोटल नंबर ऑफ लाइंस और फोर्सेस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड फ्लक्स ऑन दैट सरफेस। ठीक है, किसी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरें, जाहिर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं उस सरफेस पर, ठीक है, तो अपना इम्पैक्ट तो छोड़ जाएंगी ना। ठीक है, जो इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं उस सरफेस के ऊपर, दैट इम्पैक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो कॉन्सेप्शनल डेफिनेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास कौन सी होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास होती है बच्चों कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस सरफेस एरिया से गुजर रही है लाइन ऑफ फोर्सेस उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी वहाँ पर ना, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सरफेस एरिया कहलाएगा जब एरिया की डायरेक्शन नहीं ले रहे, और जब आप एरिया की डायरेक्शन ले लेते हैं तो वो कहलाता है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास। सही है बच्चों। अच्छा, फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा यानी फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए, डॉट हटा कॉस थीटा लग गया, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, ई डेल्टा ए कॉस थीटा हमारे पास। तो फॉर्मूला बनता है फाई इज इक्वल सिग्मा फाई इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स उस वक्त होता है इफ द फोर्स इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए इज जीरो, देन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज विल पास थ्रू द सरफेस एरिया। तो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस। ठीक है, देखें आपसे कह रहे हैं द सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस ऑफ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब किस तरीके से, इस तरीके से देखो बना के दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो ये आ गया बच्चों तुम्हारे पास सरफेस एरिया, क्या आ गया, ये सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अच्छा ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस एरिया कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए दूसरे के। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी भी डायरेक्शन कंसीडर कर लूँ तो इसकी डायरेक्शन मैं दूसरे मार्कर से बना के दिखाता हूँ। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अभी सीधा रखा हुआ है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और वेक्टर एरिया। अब तो इसकी डायरेक्शन ले रहा हूँ ना मैं,
ये मैंने रखा हुआ है वर्टिकली। जब वर्टिकली रखा हुआ है तो डायरेक्शन इसकी इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, मैंने मान लिया इस तरफ है, यहाँ से एंटर हो रही है लाइन ऑफ फोर्सेज और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई। जब डायरेक्शन सेम हो गई मतलब उनके दरमियान एंगल कैसा हो गया, 0 डिग्री हो गया। जब 0 डिग्री एंगल हो गया तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज गुजरेंगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज गुजरेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर मैं इसको रख दूँ लिटाकर, मतलब हॉरिजॉन्टल रख दूँ इसको इस तरीके से, मतलब कहने का ये है कि बच्चों मैं इसको रख दूँ, अल्लाह भला करे आप लोगों का, इस तरीके से रख दो, ठीक है। ये सरफेस एरिया हो गया और यहाँ से गुजर रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ये ऐसे गुजर रही है, ठीक है। और अगर मैं सरफेस एरिया को वेक्टर एरिया मान लूँ तो जनाब हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कहलाएगा मिनिमम, क्या कहलाएगा, मिनिमम फ्लक्स कहलाएगा, जो कि मैंने अगली स्लाइड के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो जी जनाब क्या कह रहे हैं मिनिमम फ्लक्स के बारे में। देखो इफ द फोर्स सरफेस इज प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड such that the angle between E and delta is 90 degree, then no electric lines of forces is pass through the surface, that is no electric flux will pass through the surface, ठीक है। तो कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जनाब चलें आगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। एक स्फीयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना प्रोड्यूस होता है, पता है हमें फॉर्मूला क्या था फॉर फ्री स्पेस, हम कर आए थे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डायइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर का, याद होगा आप लोगों को। क्लोज सरफेस हमने लिए दिया, बीच में एक चार्ज रखा था और देखा था उसके कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है जनाब। आगे चलें, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहलाता है, द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड इन अ क्लोज सरफेस, तो उसका फ्लक्स कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट थी, लिखी हुई है। द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। हमने इर्रेगुलर सरफेस ली थी, याद होगा आप लोगों को, बेशुमार चार्जेस लिए थे, ठीक है। उसका प्रूफ दिया था, प्रूफ क्या आया था, उसका प्रूफ हमारे पास आया था कि फाई इज इक्वल टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज एनक्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है गॉसेस लॉ का हमारे पास, ठीक है बच्चों। फिर चलिए आगे, तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्जेस। शीट ऑफ चार्जेस हमने ली थी, तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये एप्लीकेशन नंबर 2 है गॉसेस लॉ की, ठीक है। ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट ली थी, एक नेगेटिव प्लेट ली थी, और जब बीच में हमने उसके जानना चाहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है। ये केस नंबर 3, ये एप्लीकेशन नंबर 3 थी गॉसेस लॉ की, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 1 नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। अच्छा जनाब, एप्लीकेशन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था कि जब हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर था चार्ज, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी, ठीक है। और जब ये आ गया था सरफेस के ऊपर, जब सरफेस पे आ गया था तो सरफेस पे क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारे पास सरफेस पे तो डिफरेंट थी, ठीक है। और इनसाइड द स्फीयर क्या थी, 0 थी हमारे पास, ठीक है जनाब। सरफेस पे क्या थी, सरफेस पे थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड द स्फीयर 0, आउटसाइड द स्फीयर 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 के 3 केस थे, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर और एट द स्फीयर, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला को याद होने चाहिए लाजमी तौर पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, कैपेसिटर। ऐसी डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करे कहलाती है कैपेसिटर हमारे पास, ठीक है बच्चों। ऐसी डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करे कहलाती है कैपेसिटर। आप देखते हैं हमारे पास जो फैंस हैं उसमें कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो फ़ैन की स्पीड को जो है वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करके। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्जेस स्टोर कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे या इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करे कहलाती है कैपेसिटर, ठीक है। कह रहे हैं वी कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सिंगल कंडक्टर, ठीक है। किसी भी सिंगल कंडक्टर के ऊपर तुम कोई भी कंडक्टर ले लो और तुम ये चाहोगे, मैं उस पर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जो कैपेसिटर है वो भी अंदर जो उसकी प्लेट्स लगी हुई वो भी कंडक्टर ही होगा ना, ठीक है। बेशक कंडक्टर होगा, ठीक है, लेकिन जो है वहाँ 2 प्लेट्स लगी होती हैं, पूरा फिनोमेना होता है, बीच में मीडियम होता है, फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है। किसी भी सिंगल कंडक्टर पर ना आप कभी भी चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है।
क्योंकि वो क्या करेंगे, चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जो है वो बीच में कोई मीडियम नहीं है उनके। तो लाजमी सी बात है कि आपको दो कंडक्टर के दरमियान बीच में मीडियम चाहिए ताकि वो चार्जेस जो है फ्लो ना कर सकें, ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जो है यूज़ ना हो जाए। ठीक है, अच्छा बहरहाल आगे चलिए, आगे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो, जितना ज़्यादा तुम कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर्स के ऊपर। ठीक है, जितनी कम करोगे उतनी कम होगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो ये बात ये हो रही थी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे किसी भी कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, तो चार्जेस उतने ज़्यादा स्टोर होंगे। कम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो कम चार्जेस स्टोर होंगे, ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो साथ में इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट लग गया, क्या बन गया, Q इक्वल टू CV बन गया। ठीक है बच्चों, अच्छा जनाब, बच्चों क्या बन गया, Q इक्वल टू CV बन गया। सही है, अब देखो उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि C हमारे पास क्या होती है, बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होती है। अगर मैं कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है, तो कैपेसिटेंस बेसिकली डेफिनेशन क्या कैपेसिटेंस की, कि द कैपेबिलिटी द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन इट्स प्लेस इज कॉल्ड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ठीक है, जो सलाहियत है कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की, ठीक है, तो वो कहलाती है बेसिकली कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, अच्छा अब चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले हमें फॉर्मूला देख लें, इसी से मैंने ड्राइव किया है कि यहाँ पर हमारे पास V क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हमारे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया, C इक्वल टू Q अपॉन V वेन एवर वी वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज C इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट होता है इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्यों, क्योंकि C इक्वल टू Q अपॉन V है, Q का यूनिट कूलम, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट बन गया क्या, फैराड। फैराड इज अ लार्ज यूनिट, देयरफॉर इन जनरल प्रैक्टिस वी यूज स्मॉल यूनिट्स ऑफ, हम माइक्रो फैराड यूज़ करते हैं, पिको फैराड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर बेशतर जब आप पंखों के कैपेसिटर लेने जाते हैं तो वो के पास जो है वो होते हैं इन स्मॉल यूनिट्स के अंदर, माइक्रो फैराड में भी पिको फैराड में होते हैं। ठीक है, चलें आगे, कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर एज मीडियम बिटवीन प्लेट्स। अगर एयर बीच में हो तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये हमने केसेस किए थे, व्हेन एवर द एयर इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारे पास उस वक्त कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A इज द एरिया बिटवीन द प्लेट्स और D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अच्छा एक बात और कि अगर मैं एरिया बढ़ा दूँ, ठीक है, प्लेट्स का, तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा, एरिया बढ़ाने से ये होगा कि जनाब हमारे पास कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एरिया बढ़ गया प्लेट्स का, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस कम करूँगा तब भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाऊँगा कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, याद रहे बात। अच्छा अब क्या है इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखें आगे चलें, जब हमारे पास बीच में डायलैक्ट्रिक आ जाएगा, जब डायलैक्ट्रिक आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C प्राइम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये कब आ गया फॉर्मूला, इन द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक, और ये क्या आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास एयर। ठीक है, अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D किसके बराबर, C के बराबर है, तो इसको मैंने उठा के कर दिया C। ठीक है, और एप्सिलॉन R अलग लग गया, मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है डायलैक्ट्रिक की प्रेजेंस में वो एप्सिलॉन R टाइम ज़्यादा होती है एयर वाली कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो मैं लिख भी दिया यहाँ पर कि द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय एप्सिलॉन R टाइम्स, दस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय एप्सिलॉन R टाइम्स। इंटेंसिटी जो है वो एप्सिलॉन R टाइम्स जो है वो रिड्यूस करती है प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है एप्सिलॉन R टाइम्स। ठीक है बच्चों, अच्छा जनाब चलिए आगे, कह रहे हैं आपसे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डायलैक्ट्रिक, आधी एयर हो और आधी जो आपके पास जो है वो डायलैक्ट्रिक हो। ठीक है, जब ऐसा सिलसिला होता है, तो ऐसा जब सिलसिला बनता है बच्चों हमारे पास, तो ये होता है फॉर्मूला इसका हमारा, ये बनता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव भी करवाया था आप लोगों को, इंपॉर्टेंट भी है सेक्शन B के लिए, ये भी निमट गया जनाब। फिर चलिए आगे,
कह रहे हैं कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डायमेंशन ऑफ प्लेट्स। हमने क्या किया, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के, एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस की। डिस्टेंस कम करोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए कैपेसिटेंस बढ़ाने और कम करने के। मैंने लास्ट टाइम तस्करा किया था पिछली स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पे मैंने वो आप लोगों को बता भी दिया। ठीक है, अच्छा फिर चलो आगे। कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जितनी बेहतरीन इंसुलेशन होगी बिटवीन द प्लेट्स, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये बात भी याद रहे। फिर कह रहे हैं आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास। ठीक है, तो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब कैपेसिटेंस सीरीज में लगी हुई है तो हमेशा क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक पाथ होता है, दैट्स वाई करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगर हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सो वी हैव द फार्मूला दैट इज 1/CE, यानी कि सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास होता है कि चार्जेस जो हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंट हो गए, जब पाथ डिफरेंट हो गए तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि हर पाथ जो है वो कॉमन पॉइंट्स के जरिए बैटरी से जाके कनेक्ट हुआ होता है, दैट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दैट्स का फॉर्मूला क्या बनता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला बनता है CE इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक हो गई बात यहाँ तक। तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 12 भी बच्चों निमट गया पूरा का पूरा। ठीक है, इसके MCQs के 3 असाइनमेंट्स मैंने कंपाइल करके आप लोगों को दे दूंगा इसके लेक्चर के साथ ही में। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा, अच्छे खासे MCQs हैं चैप्टर 12 के भी, 11 के भी ठीक ठाक MCQs थे, 12 के भी ठीक ठाक MCQs हैं। इसको सॉल्व कीजिए बैठ के सुकून से, और इसके बाहर से MCQs नहीं आने वाले पेपर के अंदर। जो पहले हैंड आउट्स दिया था, फिर अभी ये दे दिया हैंड आउट्स, फिर और भी मेरे पास बने हुए, टाइम हमें मिल गया अगर पेपर से पहले तो हम वो भी MCQs देख लेंगे, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। ठीक है, सिलेबस के बारे में परेशान नहीं हो गया। चैप्टर नंबर 18 चल रहा था सेक्शन ए वालों का। ठीक है, 18 का पहला पार्ट टॉपिक तो हो चुका था, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट वाला। ठीक है, 2-3 टॉपिक इसमें रह गए हैं। ठीक है, और जो सेक्शन बी है उनको मैं सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 20 उनका रह गया, तो वो स्लाइड्स मेरे पास बनी हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। चैप्टर 20 पूरा हो जाएगा, फिर आपका भी सिर्फ चैप्टर नंबर 18 हो जाएगा। ठीक है, बल्कि नहीं, आपका चैप्टर नंबर 17 चला था ना, 17 रह गया सेक्शन बी वालों, 20 तो हो गया आप लोगों का भी। ठीक है, तो 17 हाफ रह गया आप लोगों का, कॉम्पटोन इफेक्ट रह गया था, और 2-3 चीज़ें और रह गई हैं सेक्शन बी वालों की, तो वो इंशाल्लाह करके आपको करवा देंगे, मसले की बात कोई नहीं है। बहरहाल ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ आज का। यहाँ पर कोई बात आपको पूछनी हो तो अपने व्हाट्सएप रिस्पेक्टिव ग्रुप से पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।